आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू बिल्ड अ प्रोफेशनल लुकिंग रेज्यूमे और सीवी। सीवी या रेज्यूमे का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपकी प्रोफेशनल करियर ग्रोथ में या जॉब हंटिंग में। इसकी आप एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि यू हैव अ करियर पाथ जिसका डोर आपको पता है कि कौन सा डोर मैंने ओपन करना है, लेकिन जो सीवी है वो उस डोर की चाबी है। अगर आप की रेज्यूमे प्रॉपरली फॉर्मेटेड नहीं है, प्रॉपर लाइक प्रोफेशनल लुकिंग नहीं है, तो उसमें बहुत हद तक चांसेस हैं कि आप ऐसे जॉब अपॉर्चुनिटीज लूज कर जाएंगे जो कि शायद आप डिजर्व करते हैं। तो इस वीडियो में हम 4 पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप इधर देख सकते हैं, मैंने 4 पॉइंट्स हाईलाइट किए हुए हैं। नंबर 1, वाई यू नीड प्रोफेशनल रेज्यूमे। किसी हद तक आप मेरा ये पॉइंट समझ चुके होंगे, मैंने ऑलरेडी आपको डिफाइन कर दिया है। लाइक योर रेज्यूमे इज द की टू योर सक्सेस। फिर पॉइंट नंबर 2 है हाउ अ प्रोफेशनल रेज्यूमे लुक्स लाइक। वो मैंने एक सैम्पल रेज्यूमे बनाया है ताकि आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप उसको एक्सप्लेन कर सकूं। और थर्ड पॉइंट है हाउ टू प्रॉपर फॉर्मेट योर रेज्यूमे। और फोर्थ है व्हाट टू ऐड एंड व्हाट नॉट टू ऐड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपने एंड तक इस वीडियो को देखना है ताकि आप प्रॉपरली समझ पाएं कि व्हाट एग्जैक्टली स्टेप्स यू नीड टू टेक टू बिल्ड अ प्रोफेशनल रेज्यूमे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले मैं रेज्यूमे का सैंपल दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि एक प्रोफेशनली या एक वेल ऑर्गेनाइज्ड रेज्यूमे कैसी दिखती है। ये एक सैंपल रेज्यूमे है। बाय द वे आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप चाहें तो सेम रेज्यूमे को आप एडिट कर सकते हैं और अपने क्रीडेंशियल्स की जो आपकी इंफॉर्मेशन है, आपकी रेज्यूमे की इंफॉर्मेशन है, उसकी बेस पर इसको आप अपडेट कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि अगर आप मोबाइल पे देख रहे हैं तो आपको प्रॉपरली ये नज़र आए। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल टॉप पे आपको रेज्यूमे लिखना चाहिए। लाइक मैं बीइंग एन रिक्रूटर, मेरा ऑलमोस्ट 14-15 ईयर्स का एक प्रोफेशनल करियर है। मैंने बहुत सी ऐसी रेज्यूमेज देखी हैं जो कि बिल्कुल ही एक अनप्रोफेशनली फॉर्मेटेड होती हैं। रेज्यूमेज में अक्सर जो जॉब सीकर्स हैं उन्होंने ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए हुए होते हैं जिनकी ज़रूरत भी नहीं होती, कि उसमें ग्राफिक्स ऐड किए हुए हैं, बैकग्राउंड्स ऐड किए हुए हैं, वगैरह वगैरह। तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं होती। देखिए, रेज्यूमे इज़ जस्ट लाइक अ डॉक्यूमेंट। तो एक डॉक्यूमेंट क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट एक प्लेन प्लेन सिंपल डॉक्यूमेंट होता है जो कि एक टेक्स्ट होता है, और जिसको अगर आप प्रिंट करो, प्रिंट करने के बाद वो डॉक्यूमेंट की शक्ल में ही नज़र आए, ना कि आप उसमें ऐसे बैकग्राउंड्स, ऐसे इलस्ट्रेशंस उसमें आप ऐड कर दो कि जब वो प्रिंट हो, प्रिंट के बाद उसमें टेक्स्ट समझ ना आए, कलर्स ऐसे हों बैकग्राउंड की वजह से। वो समटाइम ऐसे कलर्स भी मैंने देखे हैं, जब हम प्रिंट आउट करते हैं तो वो बिल्कुल ही ब्लैक हो जाते हैं, क्योंकि आपको नहीं आइडिया कि आपका जो रिक्रूटर है, हो सकता है उसके पास कलर प्रिंटर हो सकता है उसके पास ना हो, वो ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर यूज़ करते हो। तो आपकी जो रेज्यूमेज होनी चाहिए वो इस टाइप की होनी चाहिए कि इट शुड बी यूजफुल फॉर एनी काइंड ऑफ रिक्रूटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जब अपने रेज्यूमे बनानी है तो आपको कुछ चीज़ों की एडजस्टमेंट करनी होती है वर्ड डॉक्यूमेंट में। तो आप डॉक्यूमेंट जैसे ही आपने न्यू डॉक्यूमेंट ओपन किया तो उसके बाद आप सबसे पहले लेआउट में जाएं। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूं तो आपको शायद ये समझ आए। ये लेआउट का टैब है, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है सबसे पहले मार्जिन। मार्जिन आप नॉर्मल बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट होता है तो आप इसको नैरो कर लो। आप नैरो मार्जिन सेलेक्ट कर लो। इस डॉक्यूमेंट में ऑलरेडी नैरो सिलेक्टेड है। अगर मैं नॉर्मल करता हूँ तो आप देख सकते हो कि स्पेसिंग में काफ़ी इशू आ रहा है।
आपने मार्जिन नैरो सेलेक्ट करना है, नंबर 1। नंबर 2 पे पेज का जो साइज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने A4 सेलेक्ट करना है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जब आप वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करते हो उसमें पेज लेटर सेलेक्ट होता है, लेटर बहुत रेयर यूज़ होता है। तो मोस्टली कंपनीज में जो पेपर साइज यूज़ हो रहा होता है वो A4 ही होता है। तो आपकी जो रेज्यूमे का पेपर होना चाहिए, साइज होना चाहिए, वो A4 ही होना चाहिए, कि इन केस अगर आपका रिक्रूटर आपकी रेज्यूमे को प्रिंट करे तो वो प्रॉपरली फॉर्मेटेड हो और उनके प्रिंटर पर किसी टाइप का कोई एरर ना आए। ठीक है, A4 आपने पेज साइज सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद आप मतलब बाकी ऐसा कुछ इतनी चेंजेस नहीं होती। हाँ, ये होता है कि अक्सर वर्ड डॉक्यूमेंट में ये स्पेसिंग बाय डिफ़ॉल्ट ऐड हो जाती है। जैसा कि हो सकता है यहाँ पर आपको 4 मिले, 4 पॉइंट्स की स्पेसिंग हो, 8 पॉइंट्स की स्पेसिंग हो। ठीक है, आपने इसको 0 कर देना है। उसकी एक रीज़न है, क्योंकि जो रिकमेंडेड नंबर ऑफ पेजेस जो होने चाहिए रेज्यूमे के, वो सिंगल पेजर होनी चाहिए। सिंगल पेजर रेज्यूमे इज़ मोर इफेक्टिव इंस्टेड के आपकी रेज्यूमे के 2-2, 3-3 पेजेस हो। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने ज़रूर नोट करना है कि आपकी जो रेज्यूमे है वो 1 पेज तक होनी चाहिए। इन केस आपका इंफॉर्मेशन डेटा कुछ इतना ज़्यादा है, डिपेंड्स ऑन योर करियर पाथ, योर लाइक एक्सपीरियंस, योर एजुकेशन, डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशन, तो ठीक है, आप 2 पेज तक जा सकते हो। बट रिकमेंडेड जो नंबर ऑफ पेजेस हैं वो 1 पेज ओनली, सिंगल पेजर। तो ये जो स्पेसिंग है, बेसिकली ये स्पेसिंग है इन ईच लाइंस, जो ये लाइंस होती हैं इनके बीच जो स्पेस होती है, ये एडिशनल स्पेस ऐड करता है। अगर मैं इसको जैसे फॉर एग्जांपल 10 करता हूँ, आप अगर नोटिस करना तो ये देखें, ये इसके बाद इसने स्पेस ऐड कर दी है, क्योंकि ये कर्सर इधर सिलेक्ट था इस लाइन पे, तो स्पेस ऐड हो गई। तो आपने क्या करना है कि आपने इसको 0 कर देना है बिफोर अगर आप बिफोर यू स्टार्ट टाइपिंग योर रेज्यूमे। तो बाकी ऐसा कुछ ऐसी सेटिंग रिक्वायर्ड नहीं होती। उसके बाद आप होम टैब पर जा सकते हो बाकी सेटिंग्स के लिए। और जो ये रेज्यूमे में मैंने फॉन्ट सिलेक्शन की हैं, फॉन्ट साइजेस या फॉन्ट सिलेक्शन, टेक्स्ट साइज या फॉन्ट सिलेक्शन, ये टोटली एक्यूरेट है या रिकमेंडेड है। सबसे पहले ऊपर आपने रेज्यूमे लिखना है, आपने ना अपना नाम लिखना होता है, ना कोई फ़ोन नंबर, एड्रेस, कुछ भी नहीं लिखना होता है। टॉप पे ये डिफाइंड होना चाहिए कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये क्या है। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक कंपनी हायरिंग के लिए उन्होंने जॉब ऐड दी, तो बहुत से कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, तो उन्होंने रेज्यूमेज के प्रिंट आउट निकाले और अपने पास रखे, और उसमें से कुछ इंटरव्यूज़ हुए, कुछ सिलेक्शन हो गई। तो लेटर ऑन लाइक कुछ टाइम के बाद, एक महीना 2 महीना या जो भी थोड़ा टाइम के बाद, रिक्रूटर को एक रिक्वायरमेंट आई, या HR को एक रिक्वायरमेंट आई कि वी नीड अनदर पर्सन फॉर द सेम पोजीशन। तो इंस्टेड के वो न्यू एक ऐड दें और न्यू एप्लीकेशन रिसीव करें, मोस्ट ऑफ द केसेस जो मेरे करियर में अभी तक मैं ये देखता आया हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो ऑलरेडी रेज्यूमेज उनके पास अवेलेबल होती हैं, वो उन्हीं को ही एक बार रीच आउट करते हैं। तो अगर आपके जो डॉक्यूमेंट है उसके टॉप अगर हेडिंग पे आपने मेंशन किया हुआ है रेज्यूमे, तो ये बहुत सिंपल है, इजी है कि वो जैसे ही डॉक्यूमेंट्स को जो ना 1 बाय 1 चेक कर रहे होते हैं, तो टॉप हेडिंग पढ़ते ही उनको समझ आ जाता है कि हाँ ये रेज्यूमे है, ये अदर डॉक्यूमेंट है, ये डिफरेंट है, वगैरह वगैरह। तो इससे सॉर्टिंग रिक्रूटर के लिए या HR वालों के लिए बहुत ईजी हो जाती है। तो उसके बाद आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ पर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आप जॉब हंटिंग कर रहे हो या जो डेजिग्नेशन या पोजीशन आप देख रहे हो, वो वाला आपके इधर स्टार्ट में ये आपको मेंशन करना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप SEO एक्सपर्ट हो, ये क्योंकि मैंने जस्ट एक डमी डेटा इसमें पुट किया है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, कि SEO एक्सपर्ट विद 10 years एक्सपीरियंस। अगर आप इसको देखो, अगर ये रेज्यूमे आपके सामने हो, जब आप इसको पढ़ोगे इमीडिएटली आपको
आपको कैसा फील आएगी कि मतलब यू विल नो कि लाइक ही इज़ अ प्रोफेशनल और शी इज़ अ प्रोफेशनल। तो उसको एक्सपीरियंस भी है, वो ये जॉब या ये पोजीशन के लिए एक सूटेबल पर्सन है। तो बाकी डिटेल्स में वो बाद में जाएंगे। ये डिसीजन वो बाद में उन्होंने करना होता है कि उन्होंने आपको कौन सी जॉब ऑफर करनी है या किस बंदे को ऑफर करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू टेल देम यस आई एम द राइट कैंडिडेट फॉर यू। ठीक है, ये मैसेज देना बहुत जरूरी होता है और ये फर्स्ट लाइन में ही आपने मेंशन करना है। तो अगर आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, नो वरीज, 1 ईयर लिख दो, एसईओ एक्सपर्ट विद 1 ईयर ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। फिर उसके बाद ये जो एक दो लाइंस ऐसे आप कुछ भी मेंशन कर सकते हो कि लाइक आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट यू आर ट्राइंग टू अचीव बाय अप्लाइंग फॉर दिस पोजीशन या इन योर लाइफ, कि आपने एक्चुअली टारगेट क्या सेट किया हुआ है अपने लिए। इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं होती, ट्रस्ट मी। ये किसी हद तक इम्पोर्टेंट है भी सही और नहीं भी सही, तो मतलब लेकिन इसको लिखना ज़रूरी है ताकि आपके एक गोल की समझ आए, व्हाट एग्जैक्टली यू आर विलिंग टू डू इन योर लाइफ। फिर उसके बाद इमेज, इमेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसकी प्लेसमेंट। अक्सर मैंने रेज्यूमेस देखी हैं, ये इमेज लेफ्ट पे इधर होती है, ठीक है, यहाँ नहीं रखनी चाहिए। उसकी मैं एक रीज़न बताता हूँ। देखें, फॉर एग्जांपल इन रेज्यूमेस के अगर प्रिंट आउट किए गए हैं और वो प्रिंट आउट इकट्ठे रख के उनको स्टेपल कर दिया गया है, इंग्लिश फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट्स में हमेशा जो स्टेपलिंग होती है वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे, मतलब अगर आप माउस को अगर आप देख सकते हो तो इस जगह पे होती है। ठीक है, तो जब आप स्टेपल डॉक्यूमेंटेड को जब आप स्क्रॉल कर रहे होते हो, जब आप उनको डॉक्यूमेंट्स को 1 बाय 1 देख रहे होते हो, तो इमेज राइट पे प्रॉपरली नजर आती है। ठीक है, मेरे ख्याल में आपको ये समझ आ गया होगा। उसके बाद जो मोर इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, जिसमें आपने अपना नाम मेंशन करना होता है, और इमीडिएटली आफ्टर योर नेम यू नीड टू मेंशन योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने नंबर मेंशन किया है, मैंने कुछ रेज्यूमेस देखी हैं, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो वो इस तरह जो ना नंबर लिखा हुआ होता है, ऐसे नहीं लिखना चाहिए। देखिए, आपकी अगर रेज्यूमे बेस्ड, ठीक है, अगर आप पाकिस्तान में विद इन द पाकिस्तान या विद इन द इंडिया, विद इन योर ओन कंट्री अगर आप अप्लाई कर रहे हो, लाइक जैसे इंडिया का आई थिंक +91 है शायद, कोड मुझे पूरा याद नहीं है। तो अगर आप विद इन कंट्री अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, फाइन, मतलब उसमें कंट्री कोड की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट आपकी रेज्यूमे ऐसी होनी चाहिए कि जो कि लोकली और इंटरनेशनली दोनों पाथ पे काम करे, दोनों पाथ पे अप्लाई आप कर सको, तो आपको बार बार रेज्यूमे चेंज करने की जरूरत ना हो। ठीक है, और उसके बाद आजकल जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये बताना बहुत ज़रूरी होता है कि आपका जो नंबर है वो व्हाट्सएप पे अवेलेबल है या नहीं है। मैंने मुझे सीवीज रिसीव होती हैं, उसमें ये होता है कि कैंडिडेट्स ने अपना नंबर मेंशन किया हुआ होता है, बट व्हेन वी आर ट्राइंग टू रीच देम, समटाइम ये होता है कि उनका नंबर ना आउट ऑफ रीच जा रहा होता है, तो हम उनको व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करना चाहते होते हैं, तो लेकिन जब हम वो नंबर व्हाट्सएप पे सर्च करते हैं तो हमें वो नंबर व्हाट्सएप पे नहीं मिलता। तो ये बहुत ज़रूरी है। एक तो ये है कि आपको वो नंबर मेंशन करना चाहिए जो आपका व्हाट्सएप पे ऑलरेडी अवेलेबल है, और उसके साथ आपको मेंशन करना चाहिए कि ये नंबर मेरा व्हाट्सएप पे अवेलेबल है, लाइक सेम नंबर इज़ ऑन व्हाट्सएप। ठीक है, तो ये साथ में मैंने मेंशन किया हुआ है। और उसके साथ बेटर है अगर आप मेंशन कर दो आपका मोबाइल कैरियर, जो सिम कार्ड का कैरियर है। फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान में हो, अगर आपका कैरियर जैज़ कंपनी है तो जैज़ नेटवर्क ऐसा आप मेंशन कर दो। ठीक है, अगर आपका नेटवर्क मोबाइल सिम का नेटवर्क यूफोन है, यूफोन नेटवर्क ऐसा आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बीइंग अ रिक्रूटर कुछ चीज़ें हैं जो मैं जानता हूँ, तो उसकी बेस पर आपको मैं ये इंफॉर्मेशन जो है ना बता रहा हूँ कि आपको ये मेंशन करना चाहिए। चलो मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल कंपनी ने अपने किसी स्टाफ को कहा कि आप काइंडली इन सीवीज को इनको रीच आउट करो, इनको इन्फॉर्म करो और इंटरव्यू के लिए स्केड्यूल करो। अब हो सकता है कि वो जो स्टाफ मेंबर है, माइट बी पॉसिबल कि उसका जो मोबाइल्स या सर्विस या जो नंबर वो यूज़ कर रहा है वो किसी ऐसे नेटवर्क का है जिसका उसने पैकेज किया हुआ है। तो अगर अदर नेटवर्क पे अगर उसका नंबर होगा, तो अगर वो आप कैंडिडेट का नंबर होगा, अगर वो ट्राई करेगा, हो सकता है कि उसके पास बैलेंस नहीं है या कोई भी इशू हो सकता है। तो आपने बेसिकली क्या है कि आपने चांसेस अपने मैक्सिमाइज करने हैं कि आप
स्किप ना हो जाओ। ठीक है, तो इसी पर्पस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपना नेटवर्क, मोबाइल सिम कार्ड का नेटवर्क मेंशन किया करो लाजमी। ठीक है, उसके बाद आपने सीधा अपनी ईमेल मेंशन करनी है। ईमेल जो आपका प्रॉपर, जो भी आप ईमेल यूज़ करते हो, और ऐसा ईमेल जो कि ओनली आपके लैपटॉप या पीसी डेस्कटॉप वगैरह पे सिर्फ लॉग्ड इन ना हो, ऐसा आपको ईमेल यूज़ करना चाहिए जो आपके मोबाइल पे भी हो। इन केस अगर वो आपको फ़ोन नंबर से रीच आउट नहीं करते, आपको ईमेल ड्रॉप करते हैं फॉर योर इंटरव्यू स्केड्यूल एंड ऑल, तो एटलीस्ट आपके मोबाइल पे जो ईमेल कॉन्फ़िगर्ड है उस पर आपको नोटिफिकेशन रिसीव होगा, तो आप उस नोटिफिकेशन से रिस्पॉन्स बैक कर सकते हो। एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मुझे अक्सर ये हुआ है कि इन केस अगर मैंने किसी को ईमेल की है, ट्रस्ट मी 99% ये होता है कि मुझे ईमेल का रिस्पॉन्स नहीं आता। आई डोंट नो कि कैंडिडेट्स ईमेल को चेक ही नहीं करते या जो भी है, उस जो कि मुझे लगता है कि उसकी रीज़न ये है कि वो ईमेल ऐसा रेज्यूमे में मेंशन कर देते हैं जो कि जो ईमेल उनके मोबाइल पे कॉन्फ़िगर्ड नहीं होता। तो ये थोड़ा आप हैबिट, या तो आप हैबिट बनाओ कि डेली आप जब आप जॉब अप्लाई कर रहे हो तो डेली आप ईमेल चेक करो एटलीस्ट, ताकि अगर आपको कोई ऐसा इंटरव्यू का कुछ ईमेल आई है तो आपको रिसीव हो जाए। अच्छा, नेक्स्ट है फिर आप फादर नेम मेंशन कर दो, जो आपके मतलब फादर नेम रियल जो भी है। अच्छा, उसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ, अच्छा डेट ऑफ बर्थ का ये एक फॉर्मेट यूज़ किया करो काइंडली। अक्सर अजीबो गरीब फॉर्मेट लिख देते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ कंट्री का मुख्तलिफ स्टैंडर्ड है। अब जैसे कि कोई इस तरह लिख देता है कि अगर मैं जनवरी 1 को ही लिखूं तो 0101 इस तरह 2001 इस तरह लिख देते हैं। ठीक है, किसी हद तक ठीक है, बट प्रोफेशनली अगर मैं कहूँ तो क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं प्रोफेशनल रेज्यूमे की, तो प्रोफेशनली ये फॉर्मेट डेट का लिखना ज़्यादा प्रोफेशनल फीलिंग देता है। ठीक है, उसके बाद आपने एड्रेस प्रॉपर मेंशन करना होता है। ठीक है, जो आपका मेलिंग एड्रेस होता है। देखो सम टाइम हो सकता है आपको जॉब इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, आप आए, आपने इंटरव्यू दिया, आप शॉर्ट लिस्ट हो गए। ठीक है, अब सपोज कंपनी आपको अपॉइंटमेंट लेटर या अपॉइंटमेंट के लिए कुछ भी आपको अगर वो डिलीवर करना चाह रहे हैं या मेल करना चाह रहे हैं, तो दे डोंट नीड टू कॉन्टेक्ट यू अगेन फॉर योर मेलिंग एड्रेस। ठीक है, तो आप प्रॉपर एड्रेस मेंशन किया करो, जो आपके घर का या आपके जो भी मेलिंग एड्रेस आपने मेंशन करना है, जहां पर आप अपनी अपॉइंटमेंट लेटर या एनी सॉर्ट ऑफ नोटिफिकेशंस आप रिसीव करना चाहते हो फ्रॉम द कंपनी। ठीक है, उसके जो भी कंप्लीट आपका घर का एड्रेस है, लाइक हाउस नंबर, ब्लॉक नंबर, स्ट्रीट अगर कोई है तो सोसाइटी नेम, मतलब जहाँ आप रहते हैं, सिटी, स्टेट, फिर उसके बाद कंट्री मेंशन कर दें, ताकि सेम रेज्यूमे जैसे मैंने आपको कहा आप लोकली और इंटरनेशनली जॉब एप्लीकेशंस के लिए यूज़ कर सको। ठीक है, चले नेक्स्ट टॉपिक पे हम आ जाते हैं। देखिए कुछ मैंने रेज्यूमेस देखी हैं, उसमें ये होता है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन एक तो प्रॉपरली वेल डिफाइंड नहीं होती या वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं होती, बस ऐसे ही कुछ इधर उधर लिख दिया होता है। ये प्रॉपर होना चाहिए हेडिंग्स के साथ कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन मेरी ये है, फिर उसके बाद प्रोफेशनल करियर से स्टार्ट करो, ना कि एजुकेशन से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अक्सर कैंडिडेट्स ऐसे लिखते हैं कि अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद डायरेक्टली वो अपनी एजुकेशन पे आ जाते हैं। एजुकेशन पे नहीं आना। देखें, ये जॉब हंटिंग इज सेम लाइक कि आप सेल्स कर रहे हो। सेल्स मीन के इन दैट सेंस कि आपका ये सेलिंग पॉइंट होता है, आपका जो प्रोफेशनल करियर होता है या प्रोफेशनल जो एक्सपीरियंस होता है वो आपका सेलिंग पॉइंट होता है। आपकी एजुकेशन आपका सेलिंग पॉइंट नहीं होता, ट्रस्ट मी। ठीक है, तो आपने प्रोफेशनल करियर से स्टार्ट करना है, ना कि एजुकेशनल रिकॉर्ड से। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो आपकी करंट जॉब है या जो लास्ट लेटेस्ट जो आपकी जॉब है, अगर आप जॉब छोड़ चुके हैं तो आपने उसको एंड डेट जब आपने जॉब छोड़ी है या आपने रिजाइन दिया या आपको टर्मिनेट किया गया, जो भी सिचुएशन है वो डेट आप यहाँ मेंशन करो। लाइक फ्रॉम हियर टू हियर आई वर्क विद दिस कंपनी एज ठीक है, SU एग्जेक्टिव एट कंपनी नेम, जो भी कंपनी नेम है, ABC XYZ जो भी कंपनी नेम है, और ये जो सिटी और कंट्री है ये उस कंपनी का होता है। ठीक है, ना कि आपका सिटी नेम या कंट्री नेम। फॉर एग्जांपल अभी आप पाकिस्तान में हो या इंडिया में हो, फॉर एग्जांपल आप दुबई रहे, सऊदीया रहे, या आप किसी और कंट्री सिटी में रहे जहाँ आपने जॉब की, उसके बाद आप अपने
मुल्क में वापस आ गए और वहाँ पे आप जॉब अप्लाई कर रहे हो, लेकिन जो सिटी कंट्री जो आपने मेंशन करना होता है ये उस कंपनी का मेंशन करना होता है जहाँ पे आपने जॉब की है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, और ये सिंगल लाइन में ही मेंशन कर दो ऐसे ही, SU एग्जेक्टिव एट XYZ, फॉर एग्जांपल दुबई UAE, या लाहौर पाकिस्तान, या दिल्ली इंडिया, जो भी आप मतलब मेंशन करना चाहते हो। ठीक है, उसके बाद आपकी JDs बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जॉब डिस्क्रिप्शन। अक्सर कैंडिडेट्स ना इसको मतलब वो कहते हैं ना कि ग्रांटेड लेते हैं कि यार ठीक है ओके, इसको मतलब इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है इसको मेंशन करना। ट्रस्ट में, ये कंपनी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। क्यों इंपॉर्टेंट चीज़ होती है? क्योंकि यहाँ से वो आइडिया लगाते हैं कि हाउ स्किलफुल यू आर। आपने अपनी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, सबसे पहले ये एक तो ये कि आपने रियल लिखनी है, मतलब ठीक है आपने खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना, लेकिन ओवर एफिशिएंट भी नहीं दिखाना खुद को। आप वो लिखो जो वाकई आपने काम किया है, या जो आपकी डिस्क्रिप्शंस या जॉब डिस्क्रिप्शंस थी। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी सीनियर पोजीशन पे थे, तो सीनियर पोजीशन के लिए जब कोई आपकी रेज्यूमे रिव्यू करेगा, तो उस वो सबसे पहले ये देखेगा कि आप में क्या लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, कैन यू वर्क विद द टीम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बेस्ड ऑन जॉब, बेस्ड ऑन डेजिग्नेशन पोजीशन, आपकी JD से आइडिया लगाया जाता है कि हाउ मच स्किलफुल और हाउ मच यू कैन बी सक्सेसफुल विद द ऑफरिंग जॉब, ऑफरिंग पोजीशन जो कंपनी आपको ऑफर करने जा रही है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपने, अगर आपको खुद को ज़्यादा लिखना नहीं आता तो थोड़ा सा इजी है, आजकल AI, ChatGPT, DeepSeek वगैरह बहुत इन है। आपने थोड़ी सी अपने बारे में इंफॉर्मेशन उनको देनी है कि लाइक फॉर दिस पोजीशन आई वांट टू अप्लाई, तो मुझे कुछ अपनी जॉब्स एंड डिस्क्रिप्शंस को वेल डिफाइन करना है, लेकिन ये है कि उसको बताना ज़रूर कि ये मेरी जॉब्स थी जो मैं लास्ट या प्रीवियस कंपनी में जो मेरी जॉब्स थी इस तरह थी, लेकिन मैं इसको प्रोफेशनली लिखना चाहता हूँ विद बुलेट पॉइंट्स, तो वो आपको बुलेट पॉइंट्स में बना देगा। ठीक है, उसके बाद आपने उसके बाद की जो जॉब आपने की है, या उससे पहले, सॉरी नॉट बाद, मतलब आपकी लेटेस्ट जॉब से पहले जो आपने जॉब की है वो आपने मेंशन करनी है सेम अगेन। अच्छा, एक चीज़ है जो इंपॉर्टेंट है, आपको मैं बता देता हूँ। ये देखो, आपने मैसेज देना होता है अपने एम्प्लॉयर को, ये मैसेज देना होता है कि हाउ आई हैव ग्रोन अंटिल नाउ फ्रॉम व्हाट टू व्हाट, कि अब जैसे अगर आपकी लेटेस्ट डेजिग्नेशन SU एग्जेक्टिव थी या SU मैनेजर थी, या क्योंकि यहाँ पे हम इसी एग्जांपल को ले रहे हैं तो अभी मेरे माइंड में और कोई डेजिग्नेशन नहीं आ रही, तो अगर आपकी लेटेस्ट जॉब डेजिग्नेशन SU एग्जेक्टिव है तो उससे पहले आपको जूनियर SU एग्जेक्टिव या जूनियर या लिंक बिल्डर, जो कि उससे जूनियर लेवल की पोजीशन होती है, वो मेंशन करनी चाहिए, जिससे ना एक समझ आती है कि हाँ ये बंदा मतलब ये बाकी इसने ग्रो किया है। ऐसा नहीं है कि आप इस कंपनी में SU एग्जेक्टिव थे, उससे पिछली कंपनी में भी SU एग्जेक्टिव थे, उससे पिछली कंपनी में भी SU एग्जेक्टिव थे, ऐसा कभी नहीं होता। हमेशा जो प्रोफेशनल्स या जॉब करने वाले जब वो स्विचिंग करते हैं, वो दो ही पर्पस के लिए कर रहे होते हैं, या वो सैलरी इंक्रीमेंट के लिए स्विचिंग करते हैं, या अपनी डेजिग्नेशन को इम्प्रूव करने के लिए, या उसमें ग्रो करने के लिए जॉब स्विचिंग करते हैं। अगर आपकी जॉब स्विचिंग सेम डेजिग्नेशन पे है, दैट मीन जो कि एक मैसेज जाता है एम्प्लॉयर को कि आप यू आर लाइंग अबाउट योर करियर। ठीक है, तो ये ज़रा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने ज़रूर समझना है। लेट्स सपोज अगर आपकी प्रीवियस कंपनी में SU एग्जेक्टिव की जॉब ही थी और आपकी लास्ट जो जॉब थी वो भी SU एग्जेक्टिव की थी, आई विल टेल यू नॉट टू मेंशन SU एग्जेक्टिव, उसका थोड़ा कोई जूनियर पोजीशन या उसको थोड़ा सा ट्वीक करके कुछ इस तरह से मेंशन करो कि ऐसे लगे कि आप प्रमोट हुए हो। ठीक है, अगेन कंपनी नेम, फिर उस कंपनी का सिटी और उस कंपनी का कंट्री, ठीक है, वो मेंशन कर दो। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं वैसे आपको ये रेज्यूमेस दिखा भी सकता हूँ, मेरे पास आती रहती हैं। मैंने ये देखा है कि एक जॉब जो उसने स्टार्ट की जनवरी 2020 में, फिर उसके बाद उसका जो जॉब का एंड है वो दिसंबर 2021 है। मैंने ये देखा है कि 2 डेजिग्नेशन उसने मेंशन की हुई हैं 2 डिफरेंट कंपनीज में, और उनकी जो स्टार्टिंग और एंडिंग पीरियड है वो सेम है। क्या ऐसा पॉसिबल है? मतलब थोड़ा सा फनी सा भी लगता है, या
ये क्या मैसेज देता है? ये मैसेज देता है कि बंदा इतना केयरलेस है कि अपनी रेज्यूमे में भी उसने इतनी बड़ी मतलब एक मिस्टेक की हुई है या ब्लंडर मारा हुआ है, ठीक है। तो वो क्या एक्सपेक्ट करेगा ऐसे जॉब सीकर से एम्प्लॉयर? ऑफ कोर्स वो ये एक्सपेक्ट करेगा कि ये बंदा सीरियस नहीं है या डबल चेक नहीं करता या क्रॉस चेक नहीं करता अपने काम को, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपने मतलब फॉर ग्रांटेड नहीं लेना होता, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एनीवे ये वाले जो जॉब्स एंड डिस्क्रिप्शन है, अगेन ये सेम है, मैंने कॉपी पेस्ट ही कर दिए थे। बस आपको समझाने के लिए ये मैंने 2 सैंपल रखे ताकि आपको समझ आ सके कि आपका प्रोफेशनल करियर कैसे होता है। अच्छा, एक और चीज़ है, लेट्स सपोज कभी आप किसी कंपनी में 2 से 3 महीने आप रहे, उसके बाद वट एवर रीज़न हो सकता है, मतलब एम्प्लॉयर की वजह से आप जॉब छोड़ गए, सम टाइम होता है, मतलब एम्प्लॉयर आपको अच्छा नहीं मिलता, लेकिन फॉर फॉर फेक ऑफ गॉड प्लीज ऐसी चीजें मेंशन ना किया करो। 2-2 3-3 महीने का अपना करियर मत शो किया करो, क्योंकि ये एक ऐसा मैसेज जाता है एम्प्लॉयर को कि ये बंदा अनस्टेबल है, ये किसी कंपनी में प्रॉपर रह नहीं सकता। मतलब देखो, एम्प्लॉयर आपको जब किसी को हायर करने जाता है ना, वो 2 या 3 महीने की जॉब ऑफर करने के लिए नहीं हायर कर रहा होता, वो लॉन्ग टर्म सोच रहा होता है। वो ये सोच रहा होता है कि हमारे साथ लॉन्ग टर्म में चले, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, वो तो ये देख रहा होता है, वो आपकी स्टेबिलिटी ढूंढ रहा होता है। अगर आप उसको ऐसी चीज़ें हाईलाइट करो अपनी रेज्यूमे में कि मैं 2 महीने एक कंपनी में रहता हूँ, 3 महीने एक कंपनी में रहता हूँ, 6 महीने एक कंपनी में रहता हूँ, तो ऑफ कोर्स दे आर नॉट गोइंग टू प्रेफर योर रेज्यूमे, इवन दे विल नॉट कॉल यू फॉर द इंटरव्यू। तो मेन चीज़ ये है, सच बोला करो या रेज्यूमे में वो बोलो जो है, मतलब अदर देन, मतलब अब जैसे मैंने अभी आपको कहा कि आपने 2 महीने की जो जॉब है उसको आप 1 साल कर दो, ऐसा नहीं है, उसको मेंशन ही ना करो, ज़रूरत ही क्या है। ठीक है, अगर आपकी एक जॉब हुई थी, उसके बाद आप कहीं दूसरी जॉब में गए, 2 या 3 महीने आपने वहां लगाए थे, फिर उसके बाद एम्प्लॉयर की वजह से कि वो सैलरी नहीं दे रहा था या वट एवर रीज़न, या ऑफिस पॉलिटिक्स वगैरह की वजह से आप छोड़ के चले गए, तो आप वो गैप ही मेंशन कर दो कि मैं 3 महीने फ्री रहा, उसके बाद मैंने नेक्स्ट ये वाली जॉब की है, तो ये मैंने 1 साल किया या 2 साल किया, या स्टिल आई एम वर्किंग विद दिस कंपनी। ठीक है, ऐसा मेंशन कर दो। जरूरी नहीं होता कि आपने कंटिन्यू अपनी जॉब ही मेंशन करनी होती है। चलो अब हम आ जाते हैं थर्ड सेक्शन पे, एजुकेशनल रिकॉर्ड्स। एजुकेशनल रिकॉर्ड्स ये भी इस तरह इंपॉर्टेंट है कि आपने हमेशा जो फर्स्ट या टॉप पे अपनी लेटेस्ट डिग्री लिखनी होती है, ना कि आप रिवर्स ऑर्डर में चलो। मतलब फॉर एग्जांपल आपने 10th स्टैंडर्ड किया, फिर 12th स्टैंडर्ड किया, फिर उसके बाद आपने ग्रेजुएशन की, फिर मास्टर्स किया। ऐसा नहीं है कि आप 10th स्टैंडर्ड से स्टार्ट करो, फर्स्ट 10th, सेकंड 12th, थर्ड नंबर पे आप अपनी बैचलर्स मेंशन करो, फोर्थ पे आप अपनी मास्टर्स मेंशन करो। ठीक है, आपने हमेशा टॉप टू बॉटम आना होता है। जो आपकी लेटेस्ट डिग्री होती है वो आपने टॉप पे मेंशन करनी होती है। वो जब आपने कंप्लीट की, या वो अगर आपकी मतलब एजुकेशन स्टिल गोइंग ऑन है, तो आपने कंटिन्यू मेंशन कर देना है, या एक्सपेक्टेड कंप्लीशन, वो जो भी ईयर बनता है। फॉर एग्जांपल अभी 2025 है, तो अगर आपकी एक्सपेक्टेड कंप्लीशन 2026 है, तो वो आप वो मेंशन कर दो। ठीक है, उसके बाद आपने नेक्स्ट जो भी, मतलब अगर आप ड्यूरिंग एजुकेशन आपके अगर कोई अचीवमेंट्स हैं वो आप मेंशन कर दो। कोई भी, अगर आपने स्पोर्ट्स में कोई सर्टिफिकेट लिया या कोई मेडल मिला या कोई ट्रॉफी मिली, वो मेंशन कर दो अगर कोई है तो। अगर नहीं है तो इट्स रियली नॉट इम्पोर्टेंट, आपको मतलब ये सेक्शन आप रिमूव ही कर दो। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपने इधर लाजमी कोई ना कोई अचीवमेंट लिखनी है या कोई फेक अचीवमेंट्स बना देनी है। ठीक है, ये रियली मैटर नहीं करती, मतलब ये चीज़ें अचीवमेंट्स बस ठीक है, ये आपको लगता है, मतलब बीइंग अ स्टूडेंट आपको लगता है मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बट फॉर कंपनी के लिए कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करती चीज़ें। तो जो कंपनी के लिए मैटर करता है ना, वो ये पार्ट है, ट्रस्ट मी, इसी पार्ट पे ही आपकी जॉब होती है। हाँ, एजुकेशन ऑफ कोर्स मैटर ज़रूर करती है कि आपकी एटलीस्ट डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए फॉर वट एवर जॉब डेजिग्नेशन यू आर अप्लाइंग फॉर। उसके बाद है ज़्यादा मज़ीद फजूल चीज़ों में मत जाओ। बस सिंपल सीधा रेफरेंसेस अगर कोई हैं तो वो मेंशन कर दो। बेस्ट तो ये होता है कि आप किसी प्रोफेशनल का मतलब आप कॉन्टेक्ट डिटेल दो, क्योंकि देखो कंपनी चाह रही होती है गारंटी इन दैट सेंस कि इन केस अगर आप वेल बिहेव नहीं कर रहे, या कोई ऐसी सिचुएशन कि वो किसी को रीच आउट कर सकें
कि लाइक वी हायर्ड दिस पर्सन बेस्ड ऑन योर कंफर्मेशन और रिकमेंडेशन कि इसकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वैलिड हैं, इसके जो प्रोफेशनल करियर है वो वैलिड है बेस्ड ऑन योर कंफर्मेशन। तो अगर उन कंपनी को कोई ऐसी चीज़ मिलती है जो कि मतलब लेटर ऑन पता चलता है कंपनी को कि आपके फेक डॉक्यूमेंट्स हैं या फेक आपने कुछ क्लेम किया हुआ है, तो वो उनको रीच आउट करते हैं। तो बेटर है कि आप किसी प्रोफेशनल के बारे में इधर मेंशन करो जो कि किसी कंपनी में जॉब करते हैं या किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हैं वगैरह वगैरह। और ये आपने उनका नाम मेंशन करना होता है, एंड ही और शी वर्क्स एट जो भी इंस्टीट्यूट है, या प्रोफेसर, टीचर, लेक्चरर, या आप अपने प्रोफेसर्स का भी वैसे मेंशन कर सकते हो। और लाइक दीज गाइज और देयर कंपनी और द डिपार्टमेंट बिलोंग्स फ्रॉम विच सिटी और द विच कंट्री, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर जो है ना ये बिल्कुल मेंशन नहीं करते कि इस बंदे की कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या है। जो यहाँ पर आपने पर्सन मेंशन करना है उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उसका ईमेल आईडी इफ़ इट इज़ अवेलेबल। वैसे अभी आजकल तो ईमेल होना कुछ ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है, मोस्टली लोगों के ईमेल हैं, क्योंकि जैसे मोबाइल फ़ोन हर कोई यूज़ कर रहा है, एंड्रॉयड डिवाइस है या एप्पल फ़ोन है जो कि आईडी के बगैर चलता ही नहीं है। तो आईडी जो कि ईमेल ही होता है, तो वो ईमेल आप यहाँ मेंशन कर सकते हो उनका। फिर उसके बाद उनकी अवेलेबिलिटी लाजमी मेंशन किया करो कि वो जो आपका रेफरेंस है वो मोस्ट ऑफ द टाइम कब अवेलेबल होता है, ठीक है। जैसा कि आप उनसे वैसे पूछ भी सकते हो कि whom एवर पर्सन ही इज़, तो और शी इज़, आप उनसे पूछ सकते हो कि मैं आपके बारे में रेफरेंस एज ए रेफरेंस मेंशन कर रहा हूँ, तो आप काइंडली मेंशन कर दो कि किस टाइम आपकी अवेलेबिलिटी होती है इन केस अगर कंपनी रीच आउट करे तो, ठीक है। फिर उसके बाद आपका इस बंदे या बंदी के साथ रिलेशनशिप क्या है, मतलब रिलेशन क्या है, लाइक इज़ योर अंकल, इज़ योर फ्रेंड, और इज़ योर फैमिली फ्रेंड, वट एवर जो भी आपका रिलेशन है उसके साथ वो मेंशन कर दो, ठीक है। तो आई थिंक वी आर डन विद दिस गाइड। अगर आपको कोई भी पॉइंट नहीं समझ आता या आप मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाह रहे हो, मेरा नहीं ख्याल आपको इस वीडियो देखने के बाद कोई ऐसा पॉइंट होगा जो कि समझ नहीं आया होगा, लेकिन स्टिल अगर आपको नहीं समझ आया तो यू कैन आस्क मी, यू कैन जस्ट पुट अ कमेंट ऑन द वीडियो। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई यू। हाँ, एक पॉइंट है जो मैं यहाँ मेंशन करना चाह रहा हूँ, एक्चुअली सॉरी मैं ये भूल गया था। जो फोटो आप लगाते हो इसको राउंड राउंड सर्कल इस तरह से ना किया करो, ठीक है। जस्ट गो विद द स्क्वायर और लाइक रेक्टेंगुलर शेप, और इसको एक बॉर्डर ज़रूर दे दिया करो। अगर आपको बॉर्डर का आइडिया नहीं है कैसे लगाते हैं तो आप इधर पिक्चर फॉर्मेट में आओगे, ठीक है। इमेज को सिलेक्ट करो, पिक्चर फॉर्मेट में आ जाओ, तो ये पिक्चर बॉर्डर होता है, ठीक है। पिक्चर बॉर्डर सिंपल प्लेन ब्लैक में जाओ, कोई इधर उधर के अजीबोगरीब कलर देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो इसकी वेटेज है वो 1/4 पीटी कर दिया करो, ठीक है। कुछ बहुत ज़्यादा ये इतना भी ना कर दिया करो, ठीक है। इट लुक्स रियली अगली, रियली अनप्रोफेशनल, ठीक है। और वैसे मोस्टली तो ये रेज्यूमे ऑलरेडी सेट है। आप चाहो तो इसको डाउनलोड करके आप इसी रेज्यूमे में अपनी प्रोफेशनल जो आपकी डिटेल्स हैं, जो आपके बारे में इंफॉर्मेशन है, वो आप अपडेट कर सकते हो। और ज़्यादा इधर कुछ ऐसा है नहीं जो आपको मतलब एडिट करने में कोई इशू बने। तो कोशिश करो कि सिंगल पेजर सीवी हो। सिंगल से अगर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है थोड़ी ज़्यादा है, लेट्स सपोज आपकी यहाँ पर जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है वो कोई 4-5 कंपनीज़ का है, तो ठीक है, आप मतलब थोड़ा सा उसको 2 पेजेस तक ले जा सकते हो, ठीक है। या अगर आप चाहो तो जिस कंपनी में आपका मैक्सिमम एक्सपीरियंस है कोई 1-2 कंपनीज बस मेंशन कर दो, कुछ ज़्यादा भी करने की ज़रूरत नहीं होती। मतलब कोई अगर लेट्स सपोज अगर आपने किसी कंपनी में 10 साल काम किया है और उससे पहले जो कंपनी थी वहाँ आपने 1 साल काम किया था, तो आई थिंक आप वो 1 साल वाली कंपनी को स्किप कर सकते हो। कोई ऐसा कोई इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी नहीं है, क्योंकि 1 साल का एक्सपीरियंस एज़ कम्पेयर टू 10 साल, वो इट्स लाइक अ पीनट। तो ऐसी कंपनी को मेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, अगर वो कंपनी आपको लगता है कि वेल रिप्यूटेड है, बहुत बड़ी कंपनी है जहाँ आपने 1 साल काम किया था, तो ठीक है, ओके, उसको मेंशन कर दो। या अगर आपको लगता है कि वो बहुत बड़ी कंपनी नहीं है या लाइक वेल नोन कंपनी नहीं है, तो ठीक है, उसको इग्नोर कर दो। मेरे ख्याल में हमने तकरीबन सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। वाई यू नीड प्रोफेशनल रेज्यूमे मैंने काफ़ी आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया कि आपकी रेज्यूमे कितनी इंपॉर्टेंट होती है जॉब हंटिंग में।
उसके बाद ये कि हाउ प्रोफेशनल रिज्यूमे, जो कि ये मैंने रिज्यूमे आपको दिखाई है, लाइक हाउ प्रोफेशनल रिज्यूमे लुक्स लाइक। फिर उसके बाद है कि हाउ टू प्रॉपर फॉर्मेट योर रिज्यूमे। हाँ, फॉर्मेटिंग वो ये है कि जो एक तो सेक्शंस होने चाहिए प्रॉपर, फिर उसके बाद जो आपकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जो जैसा कि आपकी डेजिग्नेशन, आपका एक्सपीरियंस वगैरह वगैरह, ये अगर कोई ऐसे कोई कीवर्ड्स हैं जिनको आप हाईलाइट करना चाहते हो या प्रोमिनेंट करना चाहते हो, उनको आप बोल्ड कर दो। और जो फॉन्ट साइजेस हैं, जैसा कि ये वाली फॉन्ट है, इसका साइज़ 14 है, ठीक है, हेडिंग का 24 है, ये 14 है। फिर उसके बाद ये जो सब हेडिंग्स हैं इनका साइज़ भी 14 है। और उसके बाद ये वाली जो टेक्स्ट है इसका साइज़ एक्चुअली आई थिंक मिक्स हुआ हुआ है, राइट? हाँ, या मिक्स हुआ हुआ था, तो ये 10 ठीक है। सॉरी, आई थिंक 11 होता है, या 11, 11, यस, 11। ओ सॉरी, 12 हो गया। आई थिंक मैंने शायद सेव नहीं की प्रॉपर। हाँ नहीं, सॉरी, ठीक है, ये 11 ही ठीक है। और थिंक 12 था। हाँ नहीं, 11 ठीक है। आप 11 से ज़्यादा ना करो इसको, ठीक है। उसके बाद इसका जो इस फॉन्ट का साइज़ है ये 12 है, फिर इसका फॉन्ट का साइज़ 10 है, फिर इस सब हेडिंग का साइज़ 11 है, और इसका साइज़ 11 है। वैसे आप इसको 10 भी कर सकते हो, और ऑफ कोर्स सेम टाइम आप इसको भी 10 कर सकते हो। और उसके बाद एजुकेशनल रिकॉर्ड्स, ये एक्चुअली बाकी फॉर्मेटिंग सेम है, तो इसको भी हम एक्चुअली 10 करते हैं, क्योंकि ये उसी टाइप में बुलेट पॉइंट्स हैं। और रेफरेंस, बाकी ये जो फॉर्मेटिंग है टोटली परफेक्ट है, ठीक है। इट इट ट्रस्ट मी, इट रियली लुक्स नाइस, लाइक टुवर्ड्स योर एम्प्लॉयर, यू नो, के उस, क्योंकि आपका एम्प्लॉयर हो सकता है मतलब उसकी आई साइड वीक हो, तो यू नो उसको ज़रा कंफर्टेबली वो रीड कर सकता है ऐसे डॉक्यूमेंट को, ठीक है। चलो, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जॉब हंटिंग। आई होप कि आपको ये इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी, और समझने में भी काफ़ी आसानी होगी कि अभी तक आप कौन कौन सी मिस्टेक्स करते आ रहे हैं, या जिनको अब आपने रिपीट नहीं करना। चलो, ओके, बाय बाय।